गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अब देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मतलब जिसमें हमारे को पैटर्न को फॉलो करना है, उस पैटर्न को हमें कैसे यूज़ करना है और कैसे बनाना है। देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बार बार बता चुका हूँ कि आपके पास क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, और उसके बाद जो आपका स्टेप रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का रहेगा। पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में बताया था। जो पीछे के 7 क्वेश्चन थे वो एक डोनेशन के बारे में बताया हुआ था, जो कि हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का केवल एक ट्रीटमेंट था। जैसे आपने +1 के अंदर फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करी थी 22 एडजस्टमेंट, तो वो 22 एडजस्टमेंट एक एक करके समझाई गई थी और फिर लास्ट में पूरा क्वेश्चन आया था। तो उसी तरीके से जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें केवल एक ट्रीटमेंट को बताया गया था, और अभी भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर लगभग 17-18 तक सभी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, और जो पूरे क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल ट्रीटमेंट ही बता रहा हूँ। 25 से लेकर के 37 तक या 38 तक जो आपके क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट सेट होगा। अब देखिए, शुरू करते हैं। पूरी की पूरी पहले थ्योरी पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैंने अभी बातें बोली हैं सारी की सारी समझिएगा बात को। कहता है, प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो देगा। ठीक है, आपको ये मालूम है रिसिप्ट साइड आपकी डेबिट साइड होती है और पेमेंट साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। आपको ये भी पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारा रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों ही इनकम और एक्सपेंस को दिखाया जाता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी एक साल का एक्सपेंडिचर या इनकम का रिकॉर्ड नहीं होता, एक से ज़्यादा का भी होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आप करंट ईयर का ही रिकॉर्ड रखते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर भी केवल आप करंट ईयर का ही रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो नेचर होती है वो रियल अकाउंट की होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर होती है वो नॉमिनल अकाउंट की होती है, और बैलेंस शीट की कोई नेचर नहीं होती। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये आपको पता है, एक पर्टिकुलर डेट को इसे बताया जाता है। आइए देखते हैं। यूजुअली स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर द 3 स्टेटमेंट इन ईच क्वेश्चन। नॉर्मली एक स्टूडेंट को 3 जो है ना स्टेटमेंट तैयार करने होंगे, 3 अकाउंट तैयार करने होंगे। सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है और राइट हैंड साइड आपकी एसेट होती है। इट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो क्यों तैयार किया जाता है, आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है। तो आप लिखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल फंड को साल के स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल फंड क्या है ये जानने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है फंडामेंटल लॉ भी यही कहता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपके पास एसेट गिवन होंगी, लायबिलिटी गिवन होंगी, तो मैं कैपिटल निकाल सकता हूँ। जहां हम कैपिटल नहीं बोलते हैं उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। क्लियर। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी नेचर आपको पता है नॉमिनल अकाउंट की होती है। इट इज प्रिपेयर्ड मोर और लेस इन द सेम मैनर इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये बिल्कुल आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। और थर्ड वन आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट आता है। ठीक है, द अबव स्टेटमेंट में बी ड्रॉन अप बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। आप किस तरीके का प्रोसीजर यूज करते हैं, सारी बातें रिपीट कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है 7th क्वेश्चन तक। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिसिप्ट साइड जो है वहां पर सबसे पहले आइटम आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया जाएगा, और आपको पता है ये सीधा ही आप ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं। इट शुड नॉट बी टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट रिटर्न ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले जाते बल्कि ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, similarly the closing balance of cash in hand and at bank appear at the end of the credit side of receipt and payment account. It should be taken to the asset side of the closing balance sheet. ये भी आपको मालूम है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो
पेमेंट साइड है उसके लास्ट में जो आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा कैश का और बैंक का, वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाते हैं। आफ्टर दिस द आइटम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुड बी स्कैन एंड क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसके बाद जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम बचेंगी उनको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक आपकी कैपिटल रिसिप्ट जो कि सारी की सारी बैलेंस शीट में जाएंगी, और दूसरी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी। आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल नेचर की होती है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल बता रहा है, देखिएगा। कैपिटल रिसिप्ट इट इंक्लूड दोज रिसिप्ट विच विल yield बेनिफिट टू द एंटिटी इन करंट ईयर एज वेल एज इन फ्यूचर ईयर। इनमें उन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें हमारे को करंट ईयर में भी फायदा होता है और फ्यूचर में भी फायदा होता है। दे आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, और इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल। आपको ये भी पता है कैपिटल रिसिप्ट आपकी नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, रेकरिंग नेचर की नहीं होती है, क्योंकि इसके बेनिफिट हमारे को कभी कभार ही मिलते हैं, रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एसेट को बेचा है, आपने किसी फर्नीचर को सोल्ड किया है, किसी प्लांट को बेचा है या किसी कार को बेचा है, तो इन सबको बेच करके भी आपको जो पैसा रिसीव होगा वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। और इसके अंदर कुछ आइटम्स और भी दे रखी हैं, देखिएगा। लाइफ मेंबरशिप फी आपको बार बार नहीं मिलता है, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट्स आपको बार बार नहीं मिलता है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन। आपको पता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो डोनेशन मिलता है वो हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है, तभी वो बता रहा है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, कौन कौन से पर्पज हैं? किसी बिल्डिंग को बनाना है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए, या किसी पेविलियन को बनाना है। क्रिकेट स्टेडियम में अक्सर आप सुनते हैं सचिन तेंदुलकर गोज आउट फॉर द पेविलियन। आउट होने के बाद जब खिलाड़ी जाता है तो वो पेविलियन में जाता है। अक्सर आप IPL में भी देखते हैं, जहाँ खड़े होकर के वो मैच को देखते हैं, क्रिकेटर्स बैठते हैं वहाँ। लीगेसीज, लीगेसी आपको पता है जो किसी विल के अकॉर्डिंग मिलता है। जब कोई बंदा मर जाता है तो अपनी वसीयत दे जाता है, और ऐसी बार बार नहीं मिलती है, तो ये भी आपकी एक प्रकार की कैपिटल नेचर की होती है। रिपीट करता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज और लीगेसी। All the 4 receipts mentioned as above should be written on the liability side of the balance sheet. Clear? अब मैं बात कर रहा हूँ all reserves की। Any receipt related to a specific fund, specific fund का तो कोई भी पैसा अगर हमारे को मिलता है, ये हमें मालूम है कि कैपिटल नेचर का होता है। और रिजर्व इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट सच एज चैरिटी फंड के लिए पैसा आया है, मैच फंड के लिए पैसा आया है। देखो, फंड अगर अकेला होता तो मैं उसको इनकम मान लेता, लेकिन ये स्पेशल फंड है, चैरिटी फंड, मैच फंड, नाम आ गया, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड। यानी कि जब हमारे को इस कोटे में कोई पैसा मिलेगा तो हम स्पोर्ट्स के लिए खर्च करेंगे, प्राइज के लिए खर्च करेंगे, मैच के लिए खर्च करेंगे, टूर्नामेंट फंड और पेंशन फंड। ऑल दीज रिजर्व्स और फंड शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, टूर्नामेंट एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, प्राइज पेड आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइज फंड। देखिए, कहता है कि इसके रिलेटेड बैलेंस शीट के अंदर से जब हम इस फंड को ट्रांसफर करेंगे, उस फंड का अगर कोई भी खर्चा है तो हम वहीं से माइनस करेंगे। जैसे कि टूर्नामेंट अगर कोई एक्सपेंस करते हैं तो टूर्नामेंट फंड अगर हमारे पास बना हुआ है तो हम वहीं से खर्च करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। अगर टूर्नामेंट फंड नहीं है तो टूर्नामेंट जो एक्सपेंस है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्राइज पेड आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइज फंड। इसी तरीके से प्राइज अगर हमने किसी प्राइज फंड में से बांटा है, इनाम बांटा है, तो वो प्राइज फंड से जाएगा। अगर प्राइज फंड अवेलेबल नहीं होगा तो प्राइज पेड केवल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। चैरिटी एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम चैरिटी फंड। इसी प्रकार चैरिटी का कोई खर्चा है तो चैरिटी फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है वहां से माइनस होगा। अगर चैरिटी फंड नहीं है तो ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, एंड सो ऑन। ये आप पीछे सभी पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक फंड के बारे में, पीछे वाले वीडियो में, बस उसने एक रिवाइज करके बताया है। ठीक है, अगला बोलता है सेल ऑफ एसेट। जब भी आप किसी एसेट को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आउट ऑफ द फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 5000, फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1000 इज सोल्ड फॉर 1100। आपके पास साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में 5000 रुपये का फर्नीचर दिया हुआ था, आपने उसमें से 1000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया, और वो बेचा कितने का, 1100 रुपये का, यानी कि आपको 100 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। तो 100 इज द रिवेन्यू रिसिप्ट। जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस होता है हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं, विच विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड 1000 इज कैपिटल रिसिप्ट।
और 1000 रुपये क्या होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी, विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फर्नीचर ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 10 फर्नीचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी 4000। कहता है जी आपने 5000 रुपये का फर्नीचर था, उसमें से 1000 रुपये का फर्नीचर आपने 1100 रुपये का सोल्ड कर दिया। आपको जो 100 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा, यानी कि क्रेडिट में जाएगा। अगर आप कम का बेचते तो लॉस जितना भी होता उस लॉस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में ले जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास फर्नीचर कितने का रह गया, 5000 में से आपने 1000 का फर्नीचर बेच दिया, तो आपके पास रिमेनिंग फर्नीचर रह गया 4000 का। तो आपकी जो एसेट है फर्नीचर उसकी वैल्यू केवल 4000 की रहेगी। तो जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें फर्नीचर की वैल्यू को 4000 रुपीज़ ही दिखाएंगे। क्लियर, ये था आपका अभी तक का रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की तरफ, देखते जाइएगा। रिमेनिंग आइटम्स अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट सच एज सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव। इसके अलावा जो भी आइटम आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होंगी वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी अगर वो रिसिप्ट साइड में है, और अगर एक्सपेंडिचर साइड में है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आपको मैंने बार बार बोला है जितनी भी रिसिप्ट साइड में पेमेंट हमारे पास रिसीव लिखी होंगी वो सभी की सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी। ऐसी कौन कौन सी आइटम होगी जो आपके पास लिखी हुई मिलेगी, सबसे पहले आ जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर आता है रेंट रिसीव किया, फिर आपने रिसीव किया इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट फी रिसीव, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये आपको बार बार मिलता है, ये रेकरिंग नेचर के हैं। दीज शुड बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। हमें इनके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी और हमें उन एडजस्टमेंट को करने के बाद इसको प्रॉपर अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराता हूँ, फिर ये थ्योरी बताऊंगा ताकि आप उसे बड़े आसानी से समझ सकें। ठीक है, हम केवल रिसिप्ट को पढ़ रहे हैं, यानी कि रिवेन्यू हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ होगा और उसमें से मुझे केवल रिसिप्ट को उठाना है। ठीक है, और उस रिसिप्ट में से मैं क्या करूंगा, जो भी उसकी एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को कर दूंगा। ठीक है, आइए आपको करके बताता हूँ एक क्वेश्चन, देखिएगा। पहले मैं एक बार ये सारा क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सवेरा क्लब का कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, पहले मैं इंस्ट्रक्शन को लिख लेता हूँ फिर आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ड्यूरिंग, यहाँ कुछ वर्डों को हमें बड़ा ध्यान देना है, ड्यूरिंग वर्ड लिखा हुआ है 2015-16, और जो हमारा ईयर एंडेड है वो 31 मार्च 16 है, यानी कि 2015-16 ही हमारा ईयर क्लोजिंग है। हमारे को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 2015-16 के अंदर 70,000, ये आपको रिसिप्ट साइड में गिवन मिलेगा। ठीक है, साथ में इसके एडजस्टमेंट साथ साथ लिखी हुई है, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओन, यहां वर्ड लिखा हुआ है ओन, 31 मार्च 2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी हमारे को सब्सक्रिप्शन को देखना है, हमारी इनकम है। हालांकि आउटस्टैंडिंग वर्ड आप लायबिलिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन तो इनकम है और हमें पिछले साल की इनकम नहीं मिली है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी बकाया है। कौन से ईयर की, 2015 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2015 में हमारे को अभी सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा नहीं मिला था जिसका अमाउंट है 17,000। क्लियर। तीसरा लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance on 31st March 2015।
3,250 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पिछले साल, देखिए हमारा करंट ईयर 31 मार्च 16 है, लेकिन ये बात कर रहा है कि एडवांस में रिसीव हुआ था, क्योंकि आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिसिप्ट साइड के अंदर आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों में से किसी की भी एंट्री आ सकती है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसी एक साल के लिए तैयार नहीं किया जाता है, इसमें कई सालों की इनकम आ सकती है। ये हमारे को क्वेश्चन में बता रहा है कि हमारे को एडवांस में 31 मार्च 2015 को, यानी कि पिछले साल 3,250 रुपये एडवांस मिल चुके हैं। आगे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि इस साल में आपको एडवांस मिल गया है 4,670। नेक्स्ट पढ़ता हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 ऑन 31 मार्च 2016 हमारे पास जो अमाउंट है वो है 11,250 रुपीज का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या तैयार करना है, 31 मार्च को ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करना है। देखिएगा, समझिएगा बात को, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ लेंगे। प्लीज देखिए, आप तैयार करते हैं, सबसे पहले आप तैयार करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले आप तैयार करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। फिर आप तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग, और जो लास्ट आप तैयार करते हैं वो तैयार करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपको ये पता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड है, ये आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं और यहां आप लिखते हैं एसेट। इसी प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर आपको पता है, एक नॉमिनल अकाउंट की होती है जिसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस को एंड लॉसेस को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन को लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट अकाउंट के लिए, करंट ईयर के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015-16, मतलब इस साल में हमारे को टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिला है 70,000 रुपीज हमारे को मिले हैं और इसमें इन एडजस्टमेंट को हमारे को करना अभी क्या है, बाकी है। ठीक है, कहता मुझे 2015-16 के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,000 का, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का भी ऐड है और एडवांस भी ऐड है। आपको केवल करंट ईयर के बारे में ही सोचना है, यानी कि अगर आपको इस साल में कुछ एडवांस मिल जाता है, सपोज कीजिए हमारा 31 मार्च 2016 का जो ईयर है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अगर आपको 2015-16 में, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 इस साल के अंदर अगले साल का कुछ पैसा एडवांस मिल जाता है, तो क्या वो आपकी इनकम इस साल की होगी? क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है तो आप इनकम मान के चलेंगे। जी नहीं, वो इनकम आपकी इस साल नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस इनकम मिल गई है। तो आपकी इनकम इस साल की नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम केवल करंट ईयर की इनकम को ही लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस इनकम को यहां से लेस कर दूंगा करंट ईयर में से, यानी कि 70,000 में से उस इनकम को मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, जो मुझे इस साल एडवांस मिल गई है। ठीक है, और अगर आपको इस साल कोई इनकम मिलनी थी और अभी तक मिली नहीं है, तो इसका मतलब है वो आपकी इस साल की कमाई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस साल की इनकम में उसको जोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, वो आपकी इस साल की कमाई थी और आपको मिली नहीं है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, इस साल एसेट बन जाएगी। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस साल में मुझे कोई नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल जाता है तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो आप उसे करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट को जो हम बोलते हैं, नीचे आपने बना रखा है
क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी होती है करंट ईयर की बैलेंस शीट, यानी कि इस साल के एंड की बैलेंस शीट, और जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है इस साल के स्टार्ट होने से पहले की बैलेंस शीट, यानी कि पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग बन जाती है। ठीक है, तो यही था मेन मतलब। तो हमारे को जब साल स्टार्ट हुआ उस दिन हमारे पास क्या क्या था, फिर उस साल की ट्रांजैक्शंस, और लास्ट में हमारे को करंट ईयर या क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको इस साल में कोई अगले साल की इनकम रिसीव हो गई है, तो हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, और वो हमारी क्या बन जाएगी, करंट ईयर की लायबिलिटी बन जाएगी। इसी तरीके से इस साल में आपको कोई ऐसा पैसा जो मिला नहीं है, हालांकि आपने अर्न कर लिया है, तो आपकी इस साल की इनकम है, तो आप उसे प्लस कर लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसे क्या दिखा देंगे, एसेट की फॉर्म में दिखा देंगे, और जो एडवांस मिला था उसे लायबिलिटी में दिखाया था आपने। ठीक है, अब मैं आपको करके बताता हूँ, देखिएगा। आपको इस साल जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना पैसा रिसीव हुआ है, 70,000 का। मैं यही लिखूंगा। ठीक है, मुझे टोटल मिला है 70,000, मैं यहाँ लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। अब जितनी भी एडजस्टमेंट है वो मैं यहाँ करूंगा, और जो लास्ट में टोटल बैलेंस आएगा, जो नेट बैलेंस आएगा, उस नेट बैलेंस को मैं क्या करूंगा, अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले 2016 वाले की, यानी कि लास्ट की 2 एंट्रियों की। यहाँ कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को मुझे 4,670 रुपीज क्या हुए हैं, एडवांस मिले हैं। मतलब इस साल में करंट ईयर में मुझे क्या मिला है, एडवांस मिला है। तो इसका मतलब है कि वो आपकी इस साल की इनकम नहीं है, तो आप उसे क्या कर देंगे, इस 70,000 में से माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेस, और यहाँ क्या लिखूंगा, करंट ईयर का एडवांस। ठीक है, आपको इस साल के एंड में एडवांस मिल गया नेक्स्ट ईयर का 4,670। मैं इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट एंट्री में चलता हूं। हालांकि मैं इसको यहाँ माइनस करने के बाद बैलेंस लिख सकता हूं, बेशक आप लिख दीजिए। 70 में से माइनस करेंगे, ₹65,330, 65,330 रुपीज। नेक्स्ट कॉलम पे चलता हूं, देखिए आप, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। ये आपका करंट ईयर है, क्योंकि हम लोग करंट ईयर 2016 की ही तैयार कर रहे हैं। इस साल में आपको जो आपने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, उसका अमाउंट था 11,250। ठीक है, तो ये आपकी इस साल की इनकम थी। आप इसे क्या कर लेंगे, प्लस आप क्या लिखेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसका अमाउंट कितना था 11,250 को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। टोटल करते हैं कितना आता है, 76,580। अब देखिए, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपकी करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, जो यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हम लोग बोलते हैं या करंट ईयर की भी बोल देते हैं, वो आपकी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। तो आप यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसका अमाउंट कितना है करंट ईयर का 11,250 रुपीज, और आपको इस साल में एडवांस कितना मिला था 4,670, जो कि आपकी करंट ईयर की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना अमाउंट था 4,670। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 एंट्री एडजस्ट करनी बाकी रह गई हैं। हमें एक एक चीज को नोट करना है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। पिछले साल जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसका अमाउंट था 17,000। इट मीन्स कि जो हमारे को 70,000 रुपये मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2015-16 में इतना पैसा मिला है, तो जो पिछला 17,000 रुपये था वो भी इसके अंदर क्या है, प्लस है। हमारे को ये तो मिला है, लेकिन ये इन 4 एंट्रियों को एडजस्ट करने के बाद था, जिनमें से कि ये 2 लास्ट वाली तो करंट ईयर की हमने एडजस्ट कर ली, और इन दोनों को भी अभी क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये कहता है पिछले साल मेरे पास 17,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, यानी कि आपको मिला नहीं था, जो कि इस साल मिल गया, और वो 70,000 में क्या है, प्लस है। तो मैं उसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसे मैं लिखूंगा क्या, लेस
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो मैं माइनस कर दूंगा, जिसका अमाउंट कितना था 17,000, यानी कि यहां से 17,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कर दीजिए। $59,580। और आपका ये क्या बन जाएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तो पिछले साल की क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, जिसे हम यहाँ लिखेंगे क्या कि हमारे पास जो पिछला आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, 70,000 रुपीज। और जो 70,000 मिला है उसमें ये 70 क्या है, प्लस है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया। ठीक है। अब एक एंट्री रह गई हमारी, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15, यानी कि पिछले साल, यानी कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। पिछले साल हमारे को 3,250 का बैलेंस एडवांस मिल गया था सब्सक्रिप्शन का। ठीक है। तो अगर वो पिछले साल मिला है तो पिछले साल की तो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है, हम यहाँ क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना पैसा है, 11,250, हमारे को ये एडवांस मिला हुआ था, लीजिए हमने लिख दिया। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जो पिछले साल एडवांस मिला हुआ था, ठीक है, तो वो हमारी करंट ईयर की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। मतलब पिछले साल रिसीव किया था वो इस साल की कमाई थी, तो हम क्या करेंगे, जो पिछले साल का पेंडिंग अमाउंट 11,250 रुपए था, ठीक है, जो पिछले साल एडवांस मिल गया था वो उस साल की कमाई नहीं थी बल्कि इस साल की है, तो इस साल तो हमें अभी तक मिला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 70,000 के अंदर इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, 11,250 रुपए। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये 11,250 नहीं है भाई, ये 3,250 रुपए है जो पिछले साल मिला है। हमने गलती से अमाउंट गलत लिख दिया, यहाँ आप अमाउंट लिखेंगे 3,250 का, और यहाँ जो हम प्लस करेंगे वो प्लस करेंगे 3,250, और जब इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस आता है 62,830 रुपीज का ये अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, जो कि पेपर में 1-4 नंबर में जरूर आता है, केवल इसी टॉपिक में से। इसको आप समझना मत कि खत्म हो गया है, ये तो केवल आपको एक समझाने के लिए बात लिखी हुई थी। अभी इसमें बहुत सारी बातें हमें आपको बतानी बाकी हैं, तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, जिसमें आपको करना क्या होता है। देखिए, आपको मेनली मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में ही बता रहा हूं, समझिएगा बात को। आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा मिलेगा। ठीक है। आपको करना क्या है, ऐड करेंगे आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि करंट ईयर में आपको इनकम नहीं मिली है जो, ठीक है, वो उसको आप प्लस कर देंगे। साथ में इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप एसेट साइड में भी शो करते हैं। दूसरा, अगर आपको इस साल में कोई एडवांस मिला हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर का जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, उसको आप क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। आगे आप लिख सकते हैं लेस, आप उसे माइनस कर देंगे और वो करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था तो वो आपकी इस साल की कमाई नहीं है, हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और साथ में इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है। और अगर आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ एडवांस मिल जाता है, यानी कि पिछले साल आपको एडवांस मिला था तो वो आपको इस साल के लिए मिला गया था, पिछले साल की कमाई नहीं थी, आपने उसको पिछले साल तो माइनस कर दिया होगा, और इस साल में हम लोग उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर इसको लायबिलिटी में दिखाएंगे, क्योंकि ये पिछले साल एडवांस मिल चुका था तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। और हम इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे, यानी कि
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा, और करंट ईयर का एडवांस करंट ईयर की लायबिलिटी बन जाएगा और प्रीवियस ईयर का एडवांस प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी बन जाएगी। करंट ईयर का एडवांस माइनस हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कर लेंगे। ठीक है।